नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके सिलेबस का एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सिलेबस का, ठीक है। थोड़ा सा मिलता जुलता है आपके चैप्टर 2 से जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का वीडियो मैं ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड पिछले साल ही कर चुका था, आप वहां से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो उसके बाद अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना चाहिए। जिसने पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा है पहले वो पॉलिनोमियल पढ़े, ठीक है, अपने चैप्टर 2 को पढ़े और उसके बाद वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को समझे। देखिए बच्चे, चैप्टर छोटा सा है लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन है इसके कहीं हटके क्वेश्चन आते हैं, मतलब एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लैंग्वेज चेंज करके नए नए क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बच्चों को जनरली इस चैप्टर की 4.2 में या 4.4 में या 4.1 में दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत होती है 4.3 में। एक एक्सरसाइज है जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो बच्चे चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हाँ जी बेटे, चैप्टर आपका सिलेबस का चौथा, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 3, वो था आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वहां पर बच्चे मैंने आप लोगों को समझाया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लेकिन टेंशन वाली बात नहीं, जो बच्चा पहली बार भी इस चैप्टर को पढ़ रहा होगा उसे भी बेटा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। साथ साथ चैप्टर 2 में भी हमने 10th क्लास में उसको पढ़ ही लिया है। तो ऐसी कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी चाहिए वैसे तो, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। बॉस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होती क्या है, तो वो भी बता देता हूं बेटा। लेकिन सबसे पहले बेटा ये देख लो कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? तो बच्चे, लीनियर इक्वेशन का मतलब था कि ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है। इक्वेशन इक्वेशन विद डिग्री 1। फिर आप बोलेंगे भैया डिग्री 1 क्या होती है, तो फिर से बता देता हूं। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर, वो भी किसकी हाईएस्ट पावर? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? वो 1 होनी चाहिए बेटा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं यहां ये 8 के पास तो कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन x के पास वेरिएबल है बेटा, ठीक है। मतलब 2 के पास वेरिएबल है, वो x है, और इस x की पावर क्या है? 1 है। तो पावर, वेरिएबल की पावर अगर 1 आ रही है बेटा तो ये लीनियर इक्वेशन है। और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो थी ax प्लस बी इक्वल टू 0। इस प्रकार से लीनियर इक्वेशन जनरली हम लोग को दिखती है, ठीक है। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो गाइस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? तो बहुत से बच्चों को आप में से आंसर मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देखो बच्चों, मैं फिर से बता देता हूँ यार, ठीक है। देखो, सब कुछ पढ़ना है, तरीके से पढ़ाऊंगा बेटा। पूरे साल भर आप लोगों के लिए बेटा मैं वीडियोस अपलोड करता रहूंगा 10th क्लास के, ठीक है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है? इक्वेशन इक्वेशन विद डिग्री 2। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो बेटा? जिसकी डिग्री 2 हो, अर्थात हाईएस्ट हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए बच्चे? 2 होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। अच्छा, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बोलता हूं बेटा 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 इक्वल टू 0। गाइस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं लिखता हूं 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। गाइस, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का 9, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं लिखता हूँ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, तो आप इसको भी क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। मतलब आपको x का स्क्वायर दिखना जरूरी है भाई, x का स्क्वायर जरूर दिखना चाहिए, ठीक है गाइस। अब क्वेश्चन आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती कैसी है भाई। तो उसके लिए काम करते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं बेटा मैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। और यहां पर बेटा एक नियम है कि वेयर वेयर इस एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है यानी कि जो a है वो a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। हमारा जो ये जो a है बेटा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ओके। तो देखिए, जैसे बेटा मैं आपसे बोलूं, मैं आपसे कहता हूं बेटा कि 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आप यहां देख सकते हैं a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 10 है,
सी की वैल्यू 3 है। ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन होगी। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ भाई x-1 x+2 क्या ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है या नहीं है, तो भाई काम करो मल्टीप्लाई करके देख लो इनकी भाई, मल्टीप्लाई करो भाई इनकी x, देखो पहले मैं x की मल्टीप्लाई x+2 से करूंगा, फिर मैं -1 की मल्टीप्लाई x+2 से करूंगा। ठीक है, फिर इस x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर दो तो बन जाएगा x² + 2x माइनस का x एंड माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा x² + x - 2 इक्वल टू 0। आपको यहाँ पर भी x² नजर आ रहा है बेटा, जब x² नजर आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू हमारी -2 है बच्चे। ओके, तो मुश्किल नहीं है, आसानी है, इतना कुछ खास इसमें है नहीं भाई। ठीक है बच्चों, चलिए एक और एग्जांपल देखिए। मैं आपसे कहता हूँ बेटा x+1 का होल क्यूब, और यहाँ लिख देता हूँ x माइनस या फिर x+2 का होल क्यूब। अब ये क्वेश्चन लिख दिया बेटा मैंने आपके सामने। ठीक है, अब आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है या नहीं है। तो भाई इस सिचुएशन में अब आप ना एक काम करो, a+b का होल स्क्वायर अप्लाई करो, a+b का होल स्क्वायर, सॉरी a+b का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, a³ 3a² b + 3ab² + b का क्यूब। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करो भाई। लगाओ भाई यहाँ लेफ्ट साइड में फॉर्मूला, ए की जगह पे लिख दो x, बी की जगह पे लिख दो 1। तो अगर जब आप इसको लिखेंगे बेटा तो बन जाएगा x का क्यूब 3 a का 3a का स्क्वायर b 3a b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। सेम फॉर्मूला राइट साइड में भी लगेगा, a का क्यूब 3a का स्क्वायर b 3a b का स्क्वायर और यहाँ पर आपका आ जाएगा b का क्यूब। आप देख सकते हैं इस x³ से इस x³ ने कैंसिल हो जाना है। क्या बचा हमारे सामने, 3x² + 3x + 1 3x²। ओके, 3 ये 3 टू जा 6x² हो जाएगा और ये अपना बन जाएगा 4 3 12 x प्लस का 8। अब आप इसको भी देख सकते हैं कि 3x² और ये आपका माइनस का 6x², -3x² बनेगा, 3x माइनस का 12x, इट विल बी माइनस का 9x और 1 -8 करेंगे भाई तो माइनस का 7 हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर भी आपको x² नजर आ रहा है तो ये भी क्या बोल देंगे, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी। ओके, अब जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ x-1 x+2 इज इक्वल टू x+3 का होल स्क्वायर। बट अब हमसे पूछा गया कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी, तो भाई सिंपलीफाई करके देखो यार, सिंपलीफाई करके देखो, x इंटू x² प्लस 2x -x -2, देखो मल्टीप्लाई करना ही काम आप जानते हैं। यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा और a+b का होल स्क्वायर भाई जिसको याद नहीं है कर लो भाई, 10वीं क्लास में आ गए हो, आज नहीं याद करोगे तो कब याद करोगे, आज ही जिंदगी निकल जाएगी बेटा, फिर कभी याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो याद कर लो भाई, a b 3 का स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हैं x² से x² तो कट जाएगा, ये 2x -x ये बन जाएगा x माइनस का 2 2 3 जा 6x 9 और आप देख सकते हैं बड़ा ही अजीब सा बन गया है भाई, x -6x माइनस का 5x -2 और ये अपन का -9 -11 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन थोड़ी है, यहाँ तो x की पावर 1 है, आपको इसमें x का स्क्वायर, क्या x का स्क्वायर कहीं पर नजर आ रहा है भाई, वो तो गायब ही हो गया एकदम। तो जब ये वाली सिचुएशन आ जाती है कि आपको x का स्क्वायर नजर ही नहीं आ रहा, तो आप क्या बोल देंगे, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरे बच्चों आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, मैं आपको एनसीईआरटी खोल के दिखा देता हूँ, एनसीईआरटी खोल के दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। एनसीईआरटी में देखो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है, देखो ये सब क्वेश्चन है। देखो भाई लोग, ये क्वेश्चन है कि चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक और नॉट, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ये हमको चेक करके बताना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 2 में कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, इन स्टेटमेंट से ना हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो एक काम करेंगे बेटा, मैं आपको ये सारी स्टेटमेंट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाऊंगा, बिल्कुल सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको ना उसके लिए पहले पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अब तो एक काम करेंगे, पहले ना मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड सिखाऊंगा। जब 3 मेथड में आप लोगों को सिखा दूंगा तो उसके बाद बेटा मैं आप लोगों को इन सभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी
फॉर्म करके दिखाऊंगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो अब मैं बात कर रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं। मेथड्स मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके क्या क्या हैं। देखो भाई, एक एक करके बेटा मैं तीनों मेथड आप लोगों को सबसे पहले सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को तीनों मेथड एक एक करके सिखाऊंगा भाई। जो हमारा सबसे पहला मेथड होता है बेटा, उस पहले मेथड का नाम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। हाँ जी, हिंदी एक नाम और है इसका बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि। हाँ जी बच्चों, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। थोड़ा हिंदी में लिखने में दिक्कत हो सकती है भाई, थोड़ा आदत मेरी छूट गई है हिंदी में लिखने की। ठीक है, दूसरा जो अपना मेथड है वो है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये जो मेथड है ये सीबीएसई ने सिलेबस से हटा दिया है। हिंदी में बोला जाता है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि ये सिलेबस से पिछले साल हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी बता दूं आपको ये मेथड आना चाहिए। जब आप 11वीं में या 12वीं में जाएंगे, ठीक है, और वहां पर अगर आपने सोच रखा है कि वहां पर आपने मैथमेटिक्स लेनी है, ठीक है, तो याद रखिए भाई आपको ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आना चाहिए, क्योंकि 11th 12th में कई ऐसे टॉपिक्स हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वहां पर बहुत सारी ऐसे सर्कल्स वगैरह, बहुत सारे ऐसे टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे जहां पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज होता है। अगर ये आपको नहीं आता होगा बेटा तो आपको वहां पर दिक्कत होगी। ठीक है, तो देखो सिलेबस से भले हट गया हो लेकिन आप लोग इसको सीख लें बेटा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इतनी मुश्किल चीज ये है नहीं। ठीक है, देखो ये हमारा दूसरा मेथड है, इसको भी सिखाऊंगा। और तीसरा जो लास्ट मेथड है, जो सबसे इजी मेथड बोला जाता है, इसमें बच्चों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, उसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हिंदी में बोला जाता है द्विघाती सूत्र। हाँ जी, ये तीन मेथड है भाई बच्चों, ये तीन मेथड हैं जो कि हम लोगों ने पढ़ने हैं। आपकी जो एनसीईआरटी है, आपकी एनसीईआरटी में जो है ना बेटा, चैप्टर 2 में आप इस मेथड को पढ़ चुके हैं। ठीक है, और जो 4.2 है उसके सारे क्वेश्चन इसी मेथड से होने हैं, राइट। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपका 4.3 में आता है। ठीक है, और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बेटा आप लोगों का 4.3 में ही आता है। ओके, तो चलो भाई सबसे पहले बात करते हैं फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन मेथड के। गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। देखो भाई लोग ऐसा है ना, देखो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के नाम से भी आप जानते हैं बेटा। हाँ जी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इसके अंदर देखो क्या होता है, मैं लिख के दिखा देता हूं। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखो सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर दिखना चाहिए, फिर आपको एक्स दिखना चाहिए, फिर आपको कांस्टेंट पार्ट सी दिखना चाहिए। ये भी तीन आपको दिख रहे हैं ना बेटा, तो करना क्या होता है, पहले देखो सारी कैलकुलेशन माइंड में करनी है। ठीक है, पहले मन में ए इंटू सी फाइंड करो। ए इंटू सी फाइंड करो। ठीक है, ए मतलब इस ए की मल्टीप्लाई आपको इस सी से करनी है। ठीक है, ए इंटू सी कर दिया। अब देखो देन अब क्या करना है, देन ठीक है, ए सी के ऐसे फैक्टर्स सोचो जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बी आता हो। अर्थात कहने का क्या मतलब है भ्राताश्री, जरा समझिएगा मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों। 3x² प्लस 8 और ये क्वेश्चन है बेटा, हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बोला गया है 3x² प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, और अब हमसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्या है, ए किसके बराबर है, ए 3 के बराबर है, बी किसके बराबर है, बी
बी 14 के बराबर है, ए बी और सी किसके बराबर है बेटा, सी आपका 8 के बराबर है। तो एक काम करो, इस 3 और 8 की मल्टीप्लाई करो, 3 और 8 की मल्टीप्लाई करो बेटा, तो आप आंसर क्या करेंगे, आप आंसर करेंगे 24। जब आप ए और सी की मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो ए और सी की मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 8 दैट इज 24। जब इतना हो जाएगा बेटा, फिर क्या करना है, फिर ए सी के ऐसे फैक्टर्स सोचो जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बी आता हो। अब देखो ये ना आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप इन चीजों को सोच पाते हैं, ठीक है, कितनी अच्छे से आपको गुणा भाग मल्टीप्लिकेशन वगैरह आती है, वो सब उस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जब आप 8-10 क्वेश्चन कर देंगे ना बेटा, तो आप लोग बड़े इजीली इनके आंसर कर दिया करेंगे। जैसे 24 की बेटा देखो, जब मैं फैक्टर की बात करूं तो देखो फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 24 हो सकता है, इस 1 को इंक्रीज करो, 2 इंटू 12 हो सकता है, 3 इंटू 8 हो सकता है, इसके अलावा 4 इंटू 6 हो सकता है। अब 5 से तो जाएगा नहीं, अब उल्टा चलेगा 6 इंटू 4। अब 6 इंटू 4 तो दोबारा यही चीज आ गई, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2, ये सब बेटा आपको दोबारा चलेगा, ठीक है। अब ये जितने भी पॉसिबिलिटीज बेटा आपने लिख दी हैं, इन सब के बारे में सोचो। आपको चाहिए 14, बताओ भाई 24 प्लस 1 कितना होता है 25, 14 नहीं आ रहा। 24 माइनस 1 कितना होता है, आप बोलेंगे 23, 14 तब भी नहीं आ रहा। अच्छा बताओ भाई 12 प्लस 2 क्या होता है, बोलो भाई 12 प्लस 2 क्या होता है, 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वही चीज बेटा मैं कह रहा हूं, आपने करना क्या है, इस 14 को ब्रेक करना है। ब्रेक कर दिया कैसे, 12 प्लस 2 में बड़े नंबर को पहले लिखना, छोटे को बाद में लिखना भाई, आगे एक्स लगा दिया, मतलब 14 को ब्रेक कर दिया आप लोगों ने। 14 को मैंने ब्रेक कैसे किया, मैंने उसको 12 प्लस 2 लिख दिया। लिख सकते हैं भाई, क्या दिक्कत है, लिखने को 10 प्लस 4 भी लिख सकते थे, लिखने को 10 प्लस 4 भी लिख सकते थे, लेकिन 10 इंटू 4 करके तो क्या आता है 40। अब मुझे चाहिए क्या 24। तो गाइस आपको सोचना है कि मल्टीप्लाई करके a इंटू सी आता हो, तो मैंने 12 इंटू 2 लिखा, 12 प्लस 2 लिखा, क्योंकि 12 इंटू 2 करके कितना आता है 24 आता है, ठीक है। प्लस में 8, प्लस में 8 इक्वल टू में 0। अब उसके बाद क्या करना है, 3x² प्लस इस 12 की मल्टीप्लाई x से कर लो, 2 की मल्टीप्लाई x से कर लो, प्लस का 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो भाई इतना जो पार्ट है कॉमन क्या आ रहा है, देखो 8th 9th में आप लोगों ने कॉमन लेना अच्छे से सीखा होगा। 3x² 3x कॉमन आ रहा है, देखो 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तो 3 कॉमन, x यहां भी है, x वहां भी है, x भी कॉमन, तो इसके पास बचेगा x, इसके पास बचेगा 4। फिर यहां पर भाई, यहां पर 2 यहां है और वहां 8 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x प्लस 4। एक बात हमेशा याद रखिएगा, दोनों ही ब्रैकेट में सेम चीज आनी चाहिए। अगर सेम चीज नहीं आ रही यानी कि कुछ गलती है, कुछ और फैक्टर आपको सोचने की जरूरत है, या फिर आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है, ठीक है। अब इस x प्लस 4 को आप कॉमन ले लीजिए, इस पूरे में से आपने x प्लस 4 को कॉमन ले लेना है। जब आप x प्लस 4 यहां से कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर बेचारे के पास बचेगा कितना, ओनली 3x। अच्छा जब आप यहां से x प्लस 4 बाहर निकाल देंगे, तो बचेगा कितना, 2 बचेगा भाई, तो सिर्फ 2 ही बच रहा है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका x प्लस 4 है, एक बार इस x प्लस 4 को 0 के को रख के आपके x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। और ऐसे ही आपने क्या करना है, 3x प्लस 2 को 0 रख के बच्चे 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, और x की वैल्यू आ जाएगी -2/3। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरे बच्चों आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। देखो आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। -4 को जब आप यहां रखेंगे, तो -4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 48, और 8 56, और 14 इंटू जब -4 करेंगे तो आपका माइनस का 56 बनेगा, और आपका आंसर देखो क्या आना है, 0 ही आना है। तो देखो हमारा आंसर एकदम सही आ रहा है भाई। तो ये आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है यार, ये आपने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है बच्चे। देखो एक क्वेश्चन और करेंगे इसका, इसका हम एक क्वेश्चन और करते हैं। मैं आपके सामने लिख रहा हूँ x², मैं आपके सामने लिख रहा हूँ x² माइनस का लिख लेते हैं 9x, आगे लिख दिया बेटा मैंने 18, ओके, आगे मैं लिख देता हूँ 18। अब आपसे बोल दिया गया कि बताओ भाई x की क्या क्या वैल्यूज होंगी। x की देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि x की मैक्सिमम 2 वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, बट वो क्या क्या होंगी हम ये चीज जानना चाहते हैं। तो देखिए बच्चे a है 1, देखो कुछ नहीं है तो 1x² होगा ना, -9x प्लस का 18 इक्वल टू 0। तो a है 1, b है -9 और c है हमारे लिए 18। तो सबसे पहला काम होता है a इंटू सी निकालना। तो 1 इंटू 18 करोगे तो आपका आंसर तो क्या रहेगा, 18 ही रहेगा। अब 18 के सोचो क्या क्या 2 फैक्टर हो सकते हैं, 2 फैक्टर 18 के ऐसे फैक्टर सोचने हैं जिन्हें प्लस करके या माइनस करके क्या आ जाए,
9 आ जाए, तो तरीका क्या होगा मेरे बच्चों? तरीका क्या होगा? तो देखो 18 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6। अब 4 से तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, और 6 इंटू 3 दोबारा वही उल्टी चीज आ जाएगी। तो दोबारा इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 6 इंटू 3 आप ऑलरेडी एक बार लिख चुके हैं, तो दोबारा इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब सोचो 18 + 1 कितना होता है? 9 होता है, 19 होता है, जो कि नहीं आ रहा। अच्छा 18 - 1 कितना होता है? 18 - 1, 18 - 1 17 होता है, अभी भी नहीं आ रहा। 9 + 2 11 होता है। 9 - 2 7 होता है। हमें 9 चाहिए। अब देखो 6 + 3 कितना हो गया? 9 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया मित्रों। तो देखो क्या करेंगे, अब क्या किया जाए? तो करने का तरीका क्या है? x² माइनस में ब्रैकेट के अंदर इस 9 को बेटा कैसे लिखूंगा? अजी 6 - 3, आगे क्या लगा देंगे? x। कुछ बच्चों की आदत क्या होती है, वो डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? माइनस का 6x और माइनस का 3x। मतलब -6 और -3 करके अल्टीमेटली आना क्या चाहिए? माइनस का 9 आना चाहिए ना, वो आ रहा है बेटा। ठीक है, और मैंने वैसे किया क्या, इस माइनस की मल्टीप्लाई 6 से भी कर दी, 3 से भी कर दी, और साथ में इस x की मल्टीप्लाई भी 6 से भी कर दी है और 3 से भी कर दी है। प्लस का 18 आगे चल ही रहा था बेटा, इक्वल टू में 0। अब उसके बाद इतने पार्ट में आपका x कॉमन आएगा, बचेगा कितना? x माइनस में 6। फिर इतने पार्ट में आपका -3 कॉमन आएगा, तो बचेगा कितना? देखो ऐसा है ना, जब आप इस वाले पार्ट की बात करते हैं, अगर ये वाली टर्म नेगेटिव है, अगर ये वाली टर्म नेगेटिव है, तो याद रखिएगा हमेशा माइनस ही कॉमन लेना है, हमेशा माइनस कॉमन लेना है। लेकिन माइनस के अलावा क्या, यहाँ 3 था, वहां 18 था, तो 3 भी तो कॉमन है। तो यहाँ क्या बचेगा? x, और प्लस के 18 में से जब आप माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा? -6, और इक्वल टू में क्या रहेगा? 0। और उसके नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे x - 6 है, यहाँ पर भी x - 6 है। x - 6 देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो इसमें से भी और इसमें से भी आपने x - 6 कॉमन ले लेना है। तो यहाँ क्या बचेगा? x, और यहाँ क्या बचेगा? -3 इक्वल टू में 0। अब इसके बाद एक बार x - 6 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। एक बार x - 3 0 के इक्वल, और यहाँ से x की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी बच्चे। ठीक है, तो गाइस ये था आपका फैक्टराइजेशन मेथड। देखो फैक्टराइजेशन मेथड में ना आपको पूरी प्रैक्टिस चाहिए यार। ठीक है, तभी आप लोग इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मिडिल टर्म को आपने किन किन टर्म्स में ब्रेक करना है। ठीक है, तो गाइस ये फैक्टराइजेशन मेथड था। चलिए बच्चे, एनसीईआरटी 4.2 में जो आपके क्वेश्चंस हैं, एक बार मैं उन क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। छोटी सी एक्सरसाइज है, आपका पूरा फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों को समझ में आ जाएगा फिर। ठीक है, वैसे तो आपको आ ही गया है, बट फिर भी पूरा एकदम क्लैरिटी आप लोगों को मिल जाएगी उसमें, अगर ऐसा हो जाता है तो। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले बच्चे हम बात कर रहे हैं 4.2 के क्वेश्चन नंबर, एनसीईआरटी 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है x² - 3x माइनस का 10 इक्वल टू में 0। अब सोचिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -10। सबसे पहले आप a इंटू सी निकालते हो ना, तो a इंटू सी करेंगे तो आपका आंसर क्या आना है बेटा? -10 आना है। अब इस माइनस को ना इग्नोर करो, माइनस को इग्नोर करो। 10 कैसे कैसे आ सकता है? एक तो 1 इंटू 10 करके आता है, दूसरा 2 इंटू 5 करके आता है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है? फिर आप बोल सकते हैं 5 इंटू 2 आता है, बट वो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, तो और दूसरा फिर 10 इंटू 1, वो भी आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो सोचिए 10 + 1 9, 5 + 2 7, लेकिन 5 - 2 कितना होता है? 5 - 2 कितना होता है भाई? 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि आपने इस 3 को 5 और 2 के टर्म्स में ब्रेक करना है। तो तरीका क्या रहेगा? -3x माइनस का 10 है ना बेटा, तो तरीका क्या रहेगा? x² लिखिए माइनस में 3 की जगह 3 को लिख सकते हैं क्या? 5 - 2। ओके, और आगे x लिख दो, माइनस का 10 इक्वल टू 0 तो चलता रहेगा, माइनस भी चल ही रहा है, 3 की जगह 5 - 2 लिख दिया, x वैसी है। देन x² माइनस का 5x, x² माइनस का 5x, और ये माइनस प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। और अब आप इसमें जानते हैं बेटा कि अगर x कॉमन लूंगा तो x - 5 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो भी x - 5 बचेगा। एक बार x + 2, एक बार x - 5, मतलब मैंने ये x - 5 कॉमन लिया बेटा, तो x - 5
साथ में x प्लस टू इक्वल टू 0, और x माइनस फाइव को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, और ऐसे ही x प्लस टू को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, राइट। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस x माइनस सिक्स। 2x², देखो सेकंड पार्ट में क्या है, 2x² प्लस x माइनस सिक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, अब आप यहां पर देख सकते हैं a की वैल्यू 2, x² के साथ 2 है, x के साथ कुछ नहीं दिख रहा बेटा, x के साथ कुछ भी नहीं दिख रहा, यानी कि b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -6, c की वैल्यू -6, तो a इंटू सी निकालेंगे तो 2 इंटू -6 करके माइनस का 12 बनेगा। अब 12 सोचो, ऐसे दो फैक्टर सोचो जिनको जोड़ के या घटा के 1 आ जाए, b आ जाए, तो देखो 1 इंटू 12 लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब सोचो 12 प्लस 1 13 नहीं आ रहा, 6 प्लस 2 8 नहीं आ रहा, 6 माइनस 2 तब भी नहीं हो रहा भाई, 4 ही आ रहा तब भी। अच्छा 4 प्लस 3 होता है 7, लेकिन 4 माइनस 3 कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो आप क्या करेंगे, 2x² प्लस 1x माइनस का 6 जो है बेटा, 2x², इस 1 की जगह लिख देंगे 4 माइनस 3, आगे क्या लिख देंगे x माइनस का 6 इक्वल टू 0। ओके, मतलब आपने इस 1 को उन दो फैक्टर में एक्सप्रेस करना है, जो कि बेटा मैंने कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 2x² प्लस 4x माइनस का 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, इन दोनों में आपका 2x कॉमन आ जाएगा। देखो ये नेगेटिव है तो पूरा माइनस कॉमन लो, 3 कॉमन ले लिया माइनस में, बचेगा x प्लस का 2, ठीक है। जब ये नेगेटिव कॉमन लेते हो तो नेगेटिव वाली चीज पॉजिटिव हो जाती है, x प्लस टू, x प्लस टू, 2x माइनस थ्री इक्वल टू में 0, और ऐसे यहाँ से एक बार x प्लस टू को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू -2 आ जाएगी, एक बार 2x माइनस थ्री को 0 के इक्वल रख के 2x इक्वल टू 3 आएगा, और x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी, ठीक है बच्चों। देखो ये जो थर्ड पार्ट है इसमें बच्चों को दिक्कत होती है यार, ये रूट वाला क्वेश्चन आ गया, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट देखो √2x² प्लस 7x, और आई थिंक 5√2 होगा, ओके 5√2। अब देखो डरने वाली टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है यार, देखो a आपके लिए √2 है, b आपके लिए 7 है, और c बड़ा कितना है 5√2, ठीक है, a b और c आ गया, ठीक है। अब देखो ऐसा है ना, a आ गया √2, b आ गया 7 और c आ गया 5√2, तो देखो सबसे पहले a इंटू सी निकालते हैं, तो √2 की मल्टीप्लाई आप 5√2 से करेंगे तो कितना बनेगा, √2 इंटू √2, इट विल बी 2, और आपका बन जाएगा कितना 10, ठीक है। √2 की मल्टीप्लाई √2 से करके क्या आता है बेटा 2 आ जाएगा, और उसकी मल्टीप्लाई 5 से करके आपका आंसर 5 इंटू 2 करके आपका आंसर 10 बन जाएगा। अब 10 के फैक्टर सोचो जिससे 7 आ जाए, तो सोचो बड़ा इजी है यार, 1 इंटू 10 कर सकते हैं, 2 इंटू 5 कर सकते हैं, तो सोचो ना 2 इंटू 5 हो गया, तो 5 प्लस 2 7 हो गया ना, तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे बेटा, √2x² प्लस 7x 5√2 इक्वल टू 0, तो √2x² जो 7 है उस 7 की जगह क्या लिख देंगे 5 प्लस का 2, ठीक है। अब देखो √2x² ये रहेगा 5x प्लस का 2x प्लस का 5√2 इक्वल टू 0। इसके बाद एक काम और, आप इसमें देखो कॉमन लेने में बच्चों को दिक्कत होती है यार, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ 2 है और यहाँ पे 5√2 है, तो इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, क्योंकि √2 इंटू √2 अल्टीमेटली होता क्या है 2 ही तो होता है, तो बस मैंने क्या कर दिया, मैंने इस 2 की जगह √2 इंटू √2 लिख दिया, आगे x भी था, आगे 5√2, ये इक्वल टू 0 चल रहा है। अब जरा देखो इतने पार्ट में क्या कॉमन, आप बोलेंगे x कॉमन है, क्या बचेगा √2x तो बचेगा, प्लस का 5। अब इतने पार्ट में क्या कॉमन, आप बोलेंगे √2 कॉमन है, क्या बचेगा, एक √2 अगर बाहर आ गया तो अभी भी √2x तो बचेगा, प्लस का 5 इक्वल टू में 0, ओके। अब देखो इतना ये आ गया आपका कॉमन, और ये आपका हो गया x प्लस √2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब तो सिंपल है यार, √2x प्लस 5 को एक बार आप 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/√2, और एक बार x प्लस √2 को आप 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का √2, ठीक है।
तो बच्चे देखिए ये जो आपका फोर्थ पार्ट है, इस फोर्थ पार्ट में क्या होगा, देखो जैसे लिखा हुआ है ना 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 इक्वल टू 0। तो आप इसमें एलसीएम ले लीजिए, ये बन जाएगा 8 में 16 अपॉन का जो 8 है उसको राइट साइड में भेज के 0 बना दिया, और 16x²। तो यहाँ पे फैक्टर आपकी 4 और 4 बन जाएंगे, 4 प्लस 4, ठीक है। और ये जो लास्ट पार्ट है इसमें तो बहुत ही सिंपल है यार, इसमें फैक्टर देखो 100 × 1 करके क्या आएगा, 100 आएगा। 100 के दो फैक्टर सोचो जिससे 20 आ जाए, तो आप 10 + 10 बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट आप खुद करना बच्चे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 2 में क्या बोला गया, सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 क्या था भाई, एग्जांपल 1 हमारा, अच्छा ये रहा आपका एग्जांपल 1, स्टार्टिंग में दे रखा था। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूंगा, मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, उसकी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आप लोग तब तक खुद ट्राई करना। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया बच्चे कि फाइंड टू नंबर whose sum is 27 and their product is 182। दो नंबर फाइंड करने, वो दो नंबर क्या है मुझे नहीं मालूम भाई। तो एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x and y be the required numbers। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया यहाँ तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, उसमें तो एक ही वेरिएबल होता है, यहाँ दो वेरिएबल क्यों लिख दिए। भाई चिंता की बात नहीं है, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा, लेकिन बनाऊंगा एक वेरिएबल में, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में एक्स और वाई मान के चलो, आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। क्या बोलता है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27। उन दोनों नंबरों को जोड़कर, उन दोनों नंबर्स को जोड़ के 27 आता है, एंड प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट का मतलब उनकी मल्टीप्लाई करके 182 आता है। अच्छा अब जरा मित्रों बताइए, क्या यहाँ से y की वैल्यू 27 माइनस एक्स आ जाएगी, y की वैल्यू 27 माइनस एक्स। तो इस y की वैल्यू को बच्चे आप लोगों ने यहाँ पुट कर, इसमें पुट कर देना है, x y की जगह लिख दो 27 माइनस का x इक्वल टू 182, ओके। देन x इंटू 27, x इंटू x इक्वल टू में 182। अब ये जो माइनस का x² है इसको राइट साइड में भेज दो, ठीक है। तो ये राइट साइड में 182 था, प्लस का x² हो जाएगा, इस 27x को भी राइट साइड में भेज दो, तो माइनस का 27x हो जाएगा, ये बचेगा क्या, 0। और इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखें तो x² माइनस 27x प्लस का 182 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें ना बच्चे, अब आप लोगों ने करना क्या है, अब इसके आप लोगों ने फैक्टर सोचने हैं भाई, 182 के आपने ऐसे फैक्टर सोचने हैं, देखो a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू आपकी 1 है, b की वैल्यू आपकी -27 है, c की वैल्यू आपकी कितनी है 182 है। तो एक काम करो, 182 थोड़ा सा बड़ा नंबर मेरे को लग रहा है, तो एक काम करते हैं इसके फैक्टर कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं बेटा इसमें, ठीक है। 2 में 18, 13 7 91 और 13 एकम 13, ठीक है। अब देखो मुझे चाहिए 27, मुझे चाहिए 27, तो देखो 7 2 जा कितना होता है, अरे बच्चों आपका 7 2 जा कितना होता है, 14 होता है ना, और ये अलग से 13 है, तो 14 और 13, बताओ 14 और 13 को प्लस करके 27 आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और अगर आप 14 इंटू 13 भी करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाना है, कन्फर्म कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। तो बस वो दो फैक्टर मेरे लिए क्या हो गए, 14 एंड 182। अब आप बोलेंगे सर आपने इतनी जल्दी बता दिया, भाई मेरे को एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। जब आप 15-16 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे ना बेटा, तो आपको भी अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी, ठीक है। और देखो ये तो आपका फैक्टराइजेशन मेथड चल रहा है, अभी मैंने दूसरा मेथड तो आपको सिखाया ही नहीं, क्या पता आपको वो आसान लगे। और दूसरा छोड़ो, मैंने आपको तीसरा मेथड भी नहीं सिखाया, सबसे इजी मेथड आपके लिए, दिमाग में जोर डालना ही नहीं है, तीसरा मेथड सबसे बढ़िया मेथड, वो भी सिखाऊंगा बेटा, ठीक है, वो भी सिखाऊंगा। फिलहाल अभी ये फैक्टराइजेशन मेथड हम अच्छे से कर लेते हैं, ओके। तो देखो मैं क्या करूंगा, x² 27 को लिख दूंगा 14 प्लस में 13, ठीक है। अब उसके बाद x² माइनस का 14x और माइनस का 13x प्लस का 182 इक्वल टू में 0। आप देख सकते हैं ये बन जाएगा x माइनस का 14, फिर ये आपका बनेगा -13,
और x, और जब प्लस वाली चीज से नेगेटिव कॉमन लेती तो माइनस, आपने कॉमन लिया 13, तो 13 कम 13, 13 चौक 52, और मैंने आपको बताया था ना दोनों ब्रैकेट में सेम ही चीज आती है यार वैसे भी। फिर एक बार x माइनस 14 कॉमन, और फिर यहाँ पे x माइनस 14 को जीरो रख के आपके x की वैल्यू तो आ जाएगी 14, और एक बार x माइनस 13 को जीरो रख के आपके x की वैल्यू आ जाएगी 13। तो बच्चों अब आप, आई थिंक आपको इसकी आदत पड़ी होगी यार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक्सरसाइज आपकी ओवर हो जाएगी, फिर एक वीडियो और बना लूंगा यार, पार्ट्स में बना लेता हूँ वीडियो को, आप लोगों को भी देखने में दिक्कत नहीं होगी फिर। देखो भाई क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर समझते हैं, 1 एंड 2, 3 एंड 4, 6 एंड 7, मतलब एक के बाद एक जो आते हैं। 10 के बाद क्या 11, 15 के बाद क्या 16, बताओ x के बाद क्या x+1। तो गाइस लेट कर लेते हैं, लेट x एंड x+1 बी दी टू रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। मान लेते हैं कि वो दो इंटीजर x और x+1 है, पहला इंटीजर x है और दूसरा इंटीजर x+1 है। तो अब क्या करें भाई, इसने बोल दिया सम, सम करना है किसका, हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर का, मतलब जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर, दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का क्या करना है, सम करना है। और सम करके कितना आ रहा है 365 आ रहा है, ऐसा बोल रहा है इस क्वेश्चन में भाई। ठीक है, पहले नंबर के स्क्वायर में अगर दूसरे नंबर के स्क्वायर को जोड़ दें तो 365 आ जाता है। तो ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो यार, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला आप जानते ही हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या बनेगा x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू में 365। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा 2x स्क्वायर, 2x तो ऐसे ही रहेगा, और जब 1 में से माइनस करेंगे 365 तो ये माइनस का 364 बन जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया जा सकता है 2 से, तो बन जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब फिर से भाई अब देखो, अब यहाँ पे आपको 182 के फैक्टर सोचने हैं, ऊपर भी 182 के फैक्टर किए थे, यहाँ पर भी 182 के फैक्टर। देखो a है 1, b है 1 और c है माइनस का 182। अगर आप a इंटू सी निकालो, a इंटू सी, तो a इंटू सी करके आपका कितना आएगा माइनस 182 ही आएगा। और जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो देखो 182 के फैक्टर आप जानते हैं, थोड़ी देर पहले हमने किया था, 7 इंटू 2 14 एंड दूसरा 13। तो क्या करेंगे भाई एक्स स्क्वायर प्लस जो x है उसको क्या लिख दूंगा 14 माइनस 13 x माइनस का 182। पिछले क्वेश्चन में 27 था तो मैंने प्लस किया था, इस वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में 1 है बेटा, 1 है, इसलिए मैंने 40, तो मैंने 14 में से 13 को माइनस किया है। तो अब होगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 13x, ओके, और x कॉमन, x प्लस 14 माइनस 13 x माइनस x प्लस 14। तो x की वैल्यू x प्लस 14 x माइनस 13, x की एक वैल्यू माइनस 14 आ जाएगी, x की एक वैल्यू 13 आ जाएगी। तो देखो x एक नंबर था जो कि पॉजिटिव होना चाहिए था, जो कि हो नहीं सकता, तो पहला नंबर 13 हो गया और दूसरा नंबर आपका 14 हो गया। ठीक है बच्चों, तो गाइस आपका ये सॉल्यूशन इसका हो चुका है। चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बस 2 क्वेश्चन और रह गए इस एक्सरसाइज के, फिर वाली एक्सरसाइज ओवर हो जाएगी। देखिएगा बच्चे क्या बोला गया है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, द हाइपोटेन्यूज इज 13। देखो राइट ट्राइंगल की बात कर रहा है बच्चों, राइट ट्राइंगल की बात कर रहा है, राइट ट्राइंगल क्या, ठीक है जी, जिसमें एक एंगल, जिसमें आपका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ओके।
सबसे बड़ी साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, और इस क्वेश्चन में बोला गया कि हाइपोटेनस की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है। एक साइड बेस होती है और एक साइड हाइट होती है, जिसको हम ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं, एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। तो क्या बोला गया, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। भाई बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है कौन, एल्टीट्यूड। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो मान लेते हैं लेट बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। यानी कि इस हिसाब से जो आपका एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। ये अगर x है तो एल्टीट्यूड आपका x माइनस 7 हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते हैं, ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो दो छोटी साइड है उन दो छोटी साइड्स के स्क्वायर का सम कर दें, ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर, तो हमारी सबसे बड़ी साइड आ जाती है। सबसे बड़ी साइड यानी कि ए सी का स्क्वायर होता है ना बेटा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू में हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेटा मैंने बेस का स्क्वायर कर दिया, एल्टीट्यूड यानी कि x माइनस 7 का स्क्वायर कर दिया, और ऐसे में हमारा हाइपोटेनस यानी कि 13 का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे कितना बनता है, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, a का स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में 169। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा 2x स्क्वायर, ये बन जाएगा 7 2 जा 14x 49 इक्वल टू में 169। और उसके बाद 2x स्क्वायर माइनस का 14x, 49 से 169 माइनस करेंगे तो ये आपका माइनस का 120 बनेगा। और इसको भी बेटा आप एक्स स्क्वायर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो मेरे पास सामने कुछ इस प्रकार से आ रहा बेटा है। अब देखो a है 1, b है माइनस 7 और c है माइनस का 60। तो a इंटू सी निकालोगे तो 1 इंटू माइनस 60 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस 60 आएगा। 60 के एलसीएम लो भाई, फैक्टर सोचो, 230 215 3 और 5 इंटू 1, ठीक है। तो 2 2 जा 4 3 जा 12, क्या बच गया 5। भाई 12 और 5 सोचो, 12 माइनस 5 करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा या नहीं आएगा, माइंड में तुरंत कैलकुलेशन होनी चाहिए भाई। तो 12 माइनस का 5, इस 7 की जगह मैंने 12 माइनस 5 लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, वो भी बाहर एक्स लगा दिया। और आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस का 12x प्लस का 5x, क्योंकि माइनस 12 प्लस का 5 आपका आना क्या चाहिए, माइनस का 7 आना चाहिए ना। ओके, तो x कॉमन और यहां से x प्लस 5 x माइनस 12, x की एक वैल्यू माइनस 5 आ जाएगी और x की एक वैल्यू 12 आ जाएगी। यानी कि जो इसका बेस था, बेस 12 हो जाएगा और एल्टीट्यूड जो है बच्चा वो 7 सेंटीमीटर लेस, यानी कि वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी समाप्त। और अब इसका रह गया सबसे लास्ट क्वेश्चन, फिर ये एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी ओवर। सबसे लास्ट क्वेश्चन, फिर ये एक्सरसाइज हो जाएगी ओवर। ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या था। क्वेश्चन नंबर 6 में अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। देखो कोई हमारी कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है, जो कुछ पोट्री आर्टिकल्स एक दिन में बनाती है। कितने बनाती है मुझे नहीं मालूम, ठीक है। फिर क्या बोलता है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। देखो इस लैंग्वेज को आप इस जो भी स्टेटमेंट ये मैंने, इसको आप अपनी लैंग्वेज में समझिए, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में समझिए। पॉज करके वीडियो देख सकते हैं आप और इस क्वेश्चन को समझिए बेटा, समझना जरूरी है, ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज, ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। देखो भाई समझिएगा, मैं आपसे बोलता हूं
कि भैया मेरी कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, मेरी कोई फैक्ट्री है कोई, ठीक है जी, और वहां पर हम कुछ आर्टिकल्स बनाते हैं, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि एक दिन में मैं 100 आर्टिकल बना पाता हूँ। कितने? 100 आर्टिकल बना पाता हूँ। और एक आर्टिकल को बनाने में मुझे 5 रुपए लगते हैं। मैं एक दिन में 100 आर्टिकल्स बना पाता हूँ, ठीक है, और एक आर्टिकल को बनाने में मुझे 5 रुपीज लगते हैं। ओके, ठीक है। बताइए मेरी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? इन 100 आर्टिकल्स को बनाने की टोटल कॉस्ट कितनी होगी भाई? बताओ बेटा फटाफट से। आंसर आप सबको मालूम है, 500। 500 कैसे भाई? 100 आर्टिकल बनाए हैं और एक को बनाने में 5 रुपए लग गए, तो 100 को बनाने में कितने रुपए लग जाएंगे? 5 रुपए लग जाएंगे ना। अब इस क्वेश्चन में ये तो बता दिया कि टोटल पैसा कितना लग रहा है, पर बना कितना कितना रहे हैं और कितने रुपए में बना रहे हैं। देखो मैंने जो 100 आर्टिकल बनाए वो हमारे लिए क्वांटिटी थी, ये जो 5 रुपीज है ये कॉस्ट पर यूनिट है। क्यों भाई? तो मुझे इस क्वेश्चन में ना ये नहीं मालूम कि कितने आर्टिकल मैं बना रहा हूं, तो एक काम कर लेते हैं, एक काम करते हैं बेटा, लेट से x आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ठीक है जी, क्वांटिटी पता चल गई। क्वांटिटी कितनी हो गई? x आर्टिकल्स। ठीक है, अब इसकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? कॉस्ट पर आर्टिकल, एक आर्टिकल कितने रुपए में बन रहा है? कॉस्ट पर आर्टिकल। तो पढ़ते हैं, देखो, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल कितने रुपए का बन रहा है? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 रुपए ज्यादा, किससे? 3 रुपीज मोर देन दी ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। उस दिन में तुमने जितने भी आर्टिकल बनाए हैं, एक्स आर्टिकल बनाए हैं, उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा। यानी कि अगर मान लीजिए मैं एक दिन में 10 आर्टिकल बनाता हूं, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? ट्वाइस से 3 ज्यादा, यानी कि 23। अगर मैं एक दिन में 20 आर्टिकल बनाता हूं, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? ट्वाइस यानी 40 से 3 ज्यादा, कितनी? 43। अगर मैं एक दिन में 100 आर्टिकल बनाता हूं, तो 100 का ट्वाइस 200, उससे 3 ज्यादा 203। बात समझ में आ रही बच्चों? तो यहां पर भी क्या बोला गया? एक दिन में अगर एक्स आर्टिकल बनते हैं तो एक्स के ट्वाइस से 3 ज्यादा। पढ़ते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज दोबारा। ऑन अ पर्टिकुलर डे the cost of production of each article was 3 more than the twice of the number of article produced on that day। उस दिन जितने आर्टिकल बने उसके ट्वाइस से 3 मोर थे बेटा। ठीक है, अब हमें टोटल कॉस्ट भी बता रखी है। टोटल कॉस्ट कितने? सभी को बनाने में कितने रुपए लग गए? 90 रुपए लग गए। 90 रुपए लगे। तो सोचो कॉस्ट आती कैसे है? जब हम क्वांटिटी की मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे? 2x प्लस 3 के साथ करेंगे। ये आपका बन जाएगा 2x² प्लस थ्री एक्स माइनस का 90 इक्वल टू में 0। ठीक है, और इसके फैक्टर आपको सोचने पड़ेंगे। a2, b हो गया 3, c हो गया 90। तो सबसे पहले a इंटू सी निकालेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 180, और 180 का एलसीएम लो भाई, 290, 245, 315 और 3 इंटू 5, 5 इंटू 1। तो मेरे को देखो दिख रहा है 5 3 15, 2 दूनी 4 3 12, तो 12 और 15 भाई इनके बीच का डिफरेंस देख लो, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे पता चलेगा भाई। और जिनको ये मेथड में दिक्कत हो रही है बेटा, उनके लिए मैं दूसरा मेथड सिखाऊंगा। 2x² प्लस 3x माइनस का 90 इक्वल टू में 0। तो 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 इक्वल टू में 0, और इन दोनों में x कॉमन, फिर इन दोनों में 6 कॉमन आएगा, माइनस का 6 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 2x प्लस का 15, एक बार x माइनस 6, एक बार 2x प्लस 15, एक बार x माइनस 6 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 15/2, और x नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी कि एक दिन में आपके 6 आर्टिकल बनते हैं। ठीक है, क्वांटिटी कितनी हो गई? 6 आर्टिकल, और एक आर्टिकल कितने का होगा? 6 के डबल से 3 ज्यादा, यानी कि 15 रुपए का होगा बेटा।
15 रुपए इनकी कॉस्ट हो गई। ठीक है मेरे बच्चों। तो गाइस यहाँ पर इतने में मैंने आप लोगों को 4.2 समझा दी है। ठीक है, बाकी जो 4.1 के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे उन्हें आप खुद से ट्राई कर सकते हैं यार। ठीक है, बाकी मैं एक बात और बता दूं, जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 4.1 में है, सेम वैसे ही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको 4.3 में दिखेंगे। तो मैं 4.3 के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तो आपकी वो अपने आप ही कवर हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया नहीं आया बेटा, फटाफट जरा कमेंट करके बता देना। ठीक है, और वीडियो को जरा अपने दोस्तों तक भी पहुंचा देना। ठीक है मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।